गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1997 के क्वेश्चंस को। गुड मॉर्निंग पे इसलिए हंस दिए, क्लास तो स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग में, लेकिन क्लास मॉर्निंग में आपको जाएगी नहीं, क्लास तो शाम को जाएगी। तो भैया आज 1997 की पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को देखेंगे कंटिन्यूअसली। हम लोगों ने सीरीज को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करेंगे भी नहीं, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज साइंस एंड टेक के हम लोग दो करंट अफेयर के बहुत धाकड़ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि पीटी में कन्वर्ट हो सकता है। और एक चीज जो रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। और भैया जो भी लोग देख रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो बताने से बेटर है कि कितने गलत हुए बता दो, आपको भी बेटर लगेगा। वो 8 9 10 क्वेश्चन जो है उसका नोट्स बना दो, सबसे बढ़िया तरीका बता दो। और इतने कम समय में आप कोई भी क्विज दोगे तो इतने कम समय में इतने बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। चलिए चलिए स्टार्ट करिए। बिल्कुल सर। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है और किस रॉकेट के थ्रू इसका प्रक्षेपण किया गया? अच्छा ठीक है। सर पूछ रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूएस, तो ये है सर आपका टाटा की द्वारा बनाया गया है। टाटा की कोई पार्टनर कंपनी उसने बनाया है। बिल्कुल इसका सर। नाम है आपका TSAT-1 और अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। अमेरिका से लॉन्च किया, भारत से लॉन्च नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फॉल्कन रॉकेट है कोई। बिल्कुल। तो भैया इसको मतलब ये बना TSAT-1, सर ने सही बोला है। फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इसको भेजा गया है अमेरिका के फ्लोरिडा से, चंद्रा अमेरिका के फ्लोरिडा से। इसके साथ ये जो एक्चुअली जिस मिशन के थ्रू ये भेजा गया वो है बैंडवैगन 1 मिशन। वो बैंडवैगन 1 मिशन था। सर आप पूछ लीजिए करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूँ। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर, मार्स पर हमने 3 क्रेटर की खोज की और उन 3 क्रेटर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। भारत के किसी टॉपिक पर रखा गया। आप उनके नाम बताओगे क्या मुझे? बिल्कुल सर। देखिए जो उन 3 क्रेटर का नाम, एक क्रेटर का नाम कुछ लाल ग्रह या लाल क्रेटर करके रखा गया, लाल क्रेटर रखा गया है, ठीक है। लाल क्रेटर ये देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ठीक है, देवेंद्र लाल के। एक यूपी के हाथरस में एक है आपका मुर्शान, एक मुर्शान कैटर। और एक बिहार के आपके नालंदा में है, वो आपका है हिल्सा कैटर। तो एक हो गया आपका लाल क्रेटर, एक हो गया आपका मुर्शान कैटर, एक आपका हो गया हिल्सा कैटर। 110% ये क्वेश्चन कॉपी पेपर में आने वाला है, क्योंकि मुर्शान यूपी में है। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन बन के आने वाला है, ठीक है। मुर्शान की मैपिंग पर देख लेना। और आप ये भी बताओ, क्या नौटंकी का संबंध हाथरस से है या नहीं? कमेंट कर दो। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग सर क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा हमेशा से नियम रहा है। तो नियमानुसार आप मुझे सर क्वेश्चन बताओ। वो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा होने वाला है। आप हिस्ट्री पूछिए, मैं कुछ और पूछ लेता हूँ। अरे मीरा जेठ समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महिलाओं के कल्याण से संबंधित है, द वेलफेयर ऑफ वर्किंग वुमेन। बाल श्रम की संपत्ति से। तीसरा हथकरघे के विकास से। चौथा रोजगार में लिंग भेद से। तीसरा हथकरघे के विकास से। मीरा जेठ कमेटी थी। हाँ। लेकिन जहां तक मैं शुरू हुई उस टाइम का करंट है ये उस टाइम का करंट अफेयर था, 1997 में बना हुआ था। लेकिन ऐसी कमेटीज पूछ सकते तो दिमाग को। मीरा जेठ सेठ समिति था, जेठ नहीं सेठ है, ठीक है, ध्यान रखना भैया। तो नेक्स्ट सर आप मुझे बता दीजिए, एक उसी समय एक और भी कमेटी बनी थी, जयंत पाटिल कमेटी, ठीक है। जयंत पाटिल कमेटी का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, वानस्पतिक रोगों पर नियंत्रण से, अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, या इनमें से कोई नहीं? इसका भी अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, लेकिन मैं फिर कहूंगा दोनों नहीं आएगा। दोनों नहीं आएगा, बट एक बार दिमाग में रख लेना है, फालतू। ठीक है। हाँ देखा एकदम वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए सर। चलिए मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट में इस साल सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो हाँ। कोई मतलब नहीं है बाकी। जोरवे सभ्यता, ठीक है। जोरवे सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? जोरवे महाराष्ट्र की, ठीक है। प्रश्न मेरा ये है कि जोरवे सभ्यता में जो मनुष्यों को, मतलब सॉरी मृतकों को जो दफनाया जाता था, मतलब ऑब्वियसली मरने के बाद, ठीक है, पहले कहाँ दफनाएंगे, तो मृतकों के शरीर को फर्श में किस डायरेक्शन में दफनाया जाता? जोरवे संस्कृति में आपके नेवासा, दैमाबाद, ईमान गांव ये सब आते हैं, ठीक है। वेरी गुड। आप कमेंट करके बताओ कि जोरवे संस्कृति का वो कौन सा नगर था जो लगभग नगरीकरण के स्तर पे पहुंच गया था, क्योंकि एक ग्रामीण सभ्यता थी ये। तो ये तो आपसे होमवर्क हो गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपने सर क्वेश्चन पूछा है तो आज के बिल्कुल समान है। से आज मृतक को आप गांव में देखोगे तो उनका सर उत्तर की तरफ रखा जाता है और उनका पांव दक्षिण की तरफ। तो यही कंडीशन है। मैंने नहीं देखा। चलिए, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जोरवे सभ्यता में दफनाया जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न मेरा आपसे सर, ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है?
ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, दो की हो जाएगा। दीजिए दीजिए, बाकी ये लोग भी कमेंट कर देना। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, आप लोग कमेंट करिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बकबकिया भैया तो एक तो ऊपर ऋग्वेद पूछा ही गया है, ये लोग कमेंट करेंगे। मैं बताऊं, मुझे लग रहा है इसका है, एक सेकंड में खुद यजुर्वेद। बाउंसर क्वेश्चन, सामवेद की मैक्सिमम अरे साम का मतलब गान इसके ऊपर लिखा गया है। हाँ, मैक्सिमम ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई मैं हैं। खुद आपको नोट डाउन कर लो आप लोग इसको, ठीक है। बहुत मतलब important साम का मतलब होता है गान, और जो इसकी बातें लिखी गई हैं, गाई गई हैं, वो ऊपर की ऋग्वेद की बातें गाई गई हैं। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए मैं आपसे दो प्रश्न भी और पूछूंगा, फिर हम शिफ्ट करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती। चलो आप मुझे बताओ कि कर्म का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कर्मा इज लिंक्ड विद, किससे संबंधित है? चार मैं आपको वेदांत दर्शन दे रहा हूँ, न्याय, वेदांत, मीमांसा और वैशेषिक। मीमांसा। मीमांसा से, वेरी गुड। आप लोग कमेंट बताओ कि मीमांसा किसका है, किसका दर्शन है, ठीक है। ये प्रणेता कौन है? चलिए अगला मेरा आपसे प्रश्न सर, कि बंदरगाह पोड़ू के अच्छा, आप पेरिप्लस आपने इरिथ्रियन सी वाला जाना। तो पोड़ू के जो है उसका मतलब वो किस बारे में, किस बंदरगाह के बारे में बताया गया? ऑप्शन दे रहा हूं अराउंड 100 ईस्वी के संदर्भ में ये एक बुक लिखी गई थी। आप बताओ कि इसके राइटर का नाम, आप लोग को कमेंट करना है। जो आज तक कोई नहीं कर पाया, आप करोगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सर, पोड़ू के बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? अरिकामेडु के संदर्भ में ये चर्चा किया गया है। अरिकामेडु के पोड़ू याद कर लो, पोड़ू के और अरिकामेडु, ठीक है। अरिकामेडु पांडिचेरी में था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। चलिए अब आपसे मेरा एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है अभी का। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका प्रयोग किया गया था, करीब 7000। दूसरा हम लोग को पता है, हम लोग मेहरगढ़ और सराय नहाराय से बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे प्रारंभिक खाद्य कहाँ प्राप्त हुए, तो सबसे प्रारंभिक खाद्य में आपका हो जाएगा सराय नहाराय। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे प्राचीन गेहूं के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो फिर आंसर बनेगा मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, अब बताइए आप लोग कहाँ से चावल और कहाँ से धान की भूसी मिली है? इसमें एक ऑप्शन होता है कोल्डी हवा। इतना ही अंतर है, एक जगह से गेहूं, एक जगह से धान, मतलब चावल, एक जगह से धान की भूसी पाई गई है। तो कमेंट कर दो कि किसका किसका किससे संबंध है। यही ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप पूछे सर। मैं पूछूं सर? आप मुझे बताओ सर कि उच्चतम न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? परमादेश मतलब मैंडेमस होता है शायद। हाँ पूछिए आप। ठीक है, हाँ, तो किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक अधिकार इनका, या फिर इनका सांविधिक? ये अधिकार की बात नहीं कर रहा सर, ये पूछना चाह रहा है वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से कि हाई कोर्ट जो परमादेश जारी करता है वो किन किन अधिकारों के संदर्भ में जारी कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट इसमें यही लिखा है, उच्चतम न्यायालय की परमादेश जारी की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी राइट्स के लिए आपका ये आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226 तो फंडामेंटल राइट के लिए भी और सांविधिक राइट के लिए और संवैधानिक राइट के लिए, तीनों के लिए जारी करता है ये। ठीक है, स्टेटमेंट जो मैं बोला वही सेम पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात क्या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो वकालत कर सकते हैं? यार वो न्यायाधीश है, इतनी उनकी इज्जत है, कहाँ वकालत? कॉमन सेंस से काट देंगे, करते भी तो मैं काट देता। मैं ऑप्शन में मानता कि नहीं करते। ठीक है, हाँ, मैं तो यही मानता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? सर थोड़ा सा इंग्लिश अगर कोशिश करी साथ साथ में तो ज्यादा बेटर, आराम से, बट थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं टर्म्स कुछ बोल दूंगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विभिन्न राज्यों से संबंधित कुछ विशिष्ट यानी स्पेशल प्रोविजंस मौजूद हैं? ठीक है, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में है 369, नहीं, 370, 371, 372। अच्छा ये 371 की बात कर रहा है। 370 में जम्मू कश्मीर था, 371 में क्या है कि बहुत सारे स्टेट दे दिया गया है। तो जैसे अभी वर्ड लिखा है विभिन्न राज्यों। हाँ, जैसे लगता है मुझे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। हाँ, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा, ए में नागालैंड, फिर असम, फिर मणिपुर, ग में मणिपुर, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। अभी वो जे तक जाता, लास्ट वाला आपका आंध्र प्रदेश और नहीं उसके जे तक जाता सर आगे, मतलब घ तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? 7 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टेट लिस्ट में शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पुलिस, फॉरेस्ट। देखो शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट भी कंकरेंट लिस्ट में है,
और रेलवे पुलिस तो आपका भाई इसमें आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में रेलवे समझ के लोग नॉर्मली इसको हाँ मार देते हैं संघ सूची में, ठीक है। देखो अभी हम लोग वही जो क्वेश्चन दिया है और जो आंसर है नॉर्मली वही डिस्कस करें, ठीक। उससे इतर अभी नहीं जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ज्वाइंट सेशन। ठीक है, हाँ ज्वाइंट सेशन के संदर्भ में, मतलब ज्वाइंट सेशन किस संदर्भ में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, नहीं। मनी बिल, नहीं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और साधारण बिल। साधारण बिल के संदर्भ में ठीक है। होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में क्या होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त ज्वाइंट बैठक होती सेशन है। आर्टिकल 108 में दिया गया है, अगर मैं श्योर हूं तो। और अभी तक 3 इसमें बिल पास किया गया, एक डाउरी का, एक बैंकिंग का और एक टेररिज्म वाला। 2002। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो भैया आर्टिकल 108 जो सर ने बोला है संयुक्त बैठक का, ठीक है, ज्वाइंट सेशन को सही बोला है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। जो 3 बात हमने बोली सर वो भी सही है, एक दहेज उत्पीड़न से संबंधित था, एक बैंक सेवा से संबंधित था और एक आतंकवाद से। ठीक है, अब आप पूछ लीजिए। आप मुझे बताइए, प्रस्थान त्रयी इनमें कौन कौन चीजें शामिल है, बताओगे? देखिए प्रस्थान त्रयी में एक ट्रिक याद करना, अगर अक्षर वो आपको भागवत और भगवत गीता से बताएगा, तो ध्यान दिमाग रखना कि हम लोग चूंकि भागवत का संदर्भ भी कृष्ण से ही है, सीधी सी बात है। भागवत धर्म की शुरुआत कृष्ण को रिप्रेजेंट करके माना जाता है, ना कि राम जी को रिप्रेजेंट करके, ठीक। तो मैं ये कहूंगा आप भगवत गीता को ऊपर रखना, ठीक, यानी भगवत गीता शामिल है, भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कारण क्या समझ में, लॉजिक कर दिया आपने? मतलब मैं याद करने का तरीका बताऊं, लॉजिक नहीं है। हाँ। मतलब ये नहीं है कि उस वजह से हुआ है। जैसे भागवत धर्म की भी शुरुआत की मतलब जो वो आदर्श माने थे वो कृष्ण जी माने ही हैं, हाँ। हाँ। भागवत धर्म में आगे इसलिए मैं वैष्णव कह रहा धर्म हूँ कि convert आप किया है। भगवत गीता को ऊपर रखना, क्योंकि यही बोले हुए हैं जो लिखा गया भगवत गीता में। ठीक है, चलिए, हाँ। तो प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता को शामिल करना, भागवत को। और क्या क्या है? उपनिषद है, हाँ। और इसमें एक है आपका ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता, ये 3 आपके प्रस्थान त्रयी में शामिल है। इसमें ध्यान ये देना, जो उपनिषद है वो श्रुति प्रस्थान है, जो ब्रह्मसूत्र है वो आपका न्याय प्रस्थान है, और जो भगवत गीता है वो स्मृति प्रस्थान है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे सर। चलो अब भगवत धर्म की बात तो कर ही रहे थे, तो अब मुझे बता कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? भागवतों ने। भागवतों ने प्रारंभ किया था। इनमें भी जो प्रवर्तक माना जाता है, माना जाता है वृष्टिवंशी कृष्ण। ठीक है, सात्वत वंशी कृष्ण को माना जाता है, और आगे चल करके यही भागवत धर्म आपका वैष्णव धर्म में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है, अर्धनारीश्वर मूर्ति, वो उसमें आधा शिव और आधा पार्वती किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का symbol है? माता पार्वती शक्ति का प्रतीक है, तो सीधी बात है, देव और उनके शक्ति के योग का प्रतीक है भाई, तो सीधी बात है। दरअसल अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो एक ऑप्शन यहाँ पर और था, वो था पुरुष और नारी का योग। तो ऑर्डिनरी वर्ड बहुत सामान्य सा शब्द हो जा रहा है। हाँ, जो जनरली कंफ्यूजन होगी वो आपको इससे ही होगी, तो ध्यान रखना ये पुरुष और नारी का योग नहीं, बल्कि देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। ठीक है, मेरा आपसे अगला प्रश्न है सर, तो काव्य शैली, द अर्लिएस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? वो संस्कृत में लिखी गई है, खारवेल की है, नहीं रुद्रदामन की है। सही है। अब हाँ, जूनागढ़। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, वो संस्कृत में लिखा गया एक काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम एग्जाम्पल है। ठीक है, ये याद रखें। चलिए अब आप पूछिए। आप मुझे बता दीजिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसका अपॉइंटमेंट नहीं करता है? एक है वाइस प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है राज्यपाल, और आपका है फिर चीफ इलेक्शन कमीशन। देखो, जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का भी करता है, इलेक्शन कमिश्नर का भी करता है, और थर्ड क्या बोला था आपने? गवर्नर का तो करेगा ही करेगा भाई, वो तो उसके प्रसाद पर। वाइस प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन, ठीक है, और राष्ट्रपति से कुछ करता नहीं, वो राज्यसभा का चूंकि सभापति भी हो जाता है वहां पर, तो सिनेरियो पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा जो सेक्रेटरीट है, वो किसके नियंत्रण में आता है, सीधे नियंत्रित होता है? लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष के नियंत्रण में पूरा। ऑप्शन में था यूनियन होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर,
संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, और चौथा था लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। स्पीकर के द्वारा पूरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 19, 29, 30, 26। मतलब माइनर्स जो हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 सही है। 30 है, ठीक है। नेक्स्ट एक और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा का संरक्षण करता है? ठीक है, यानी जो उनका फॉरेन ट्रेवल है ना, अब्रॉड ट्रेवल जो है, मैं बताता हूँ। क्या ये मेनका गांधी केस हुआ था, ये केस अगर मैं श्योर तो 1978 के अराउंड का था। उस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। कहा गया कि भाई आपको बाहर जाने का अधिकार है, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए तो आर्टिकल 21 में बात बोला गया है कि विदेश जाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये बात नोट कर लेना। तो आर्टिकल 21 सही सर। आप एक क्वेश्चन और बता दो, उसका सवाल पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम देवरायम, ठीक है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम देवरायम मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समता का अधिकार, सेकेंड भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, चौथा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए चंपक वाला जो केस था, चंपक राय दुराजमान वर्सेस मद्रास वाला, उस केस में जो SC ST थे उनके लिए, महिलाओं के लिए कुछ काम, अस्पृश्यता वाला, अनटचेबिलिटी वाला ऑप्शन सही होगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट SC ST में डिस्क्रिमिनेशन। चला गया था, लेकिन फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अब आप पूछिए। मेरे यहाँ पॉलिटी की 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ। पूछ लूंगा। आप मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको जल्दी बताना, ठीक है। मैं आपसे कुछ लेखकों का नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे उनके राजा का नाम बता सकते हो, मतलब किसके ड्यूरेशन में वो थे। जैसे कि बाणभट्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाणभट्ट एक बुक है बहुत फेमस, हर्षचरित। किसके दरबार में? हर्षवर्धन हो गया। हर्षवर्धन में, वेरी गुड। अब आप मुझे तो बताओ, रवि कीर्ति ऑप्शन दो। और एहोला भी लेके किसके लिए है? रुद्रदामन नहीं, अरे पुलकेशिन द्वितीय। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर करा दूंगा सब चीजें, परेशान मत होना आप लोग। अगला है हरिशेड का भी एक समुद्रगुप्त। हाँ, क्या प्रशस्ति है? प्रयाग प्रशस्ति, वेरी गुड। दंडिन की एक बुक है 10 कुमार चरितम, आपने पढ़ा भी हो, मतलब सुना होगा। पढ़ा तो क्या ही होगा। नाम उनका क्या, किस दरबार में थे? दंडिन का ऑप्शन देंगे क्या? कंफर्म इनका बता देंगे। कन्नौज के यशोवर्मन और नरसिंह वर्मन, 2 ऑप्शन है। यशोवर्मन नहीं, सिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन, हाँ, मैं अब क्लियर करता हूँ, देखो सब ध्यान सुनना। रवि कीर्ति एओल अभिलेख लिखे हैं, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। हरिशेड जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में थे, प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने लिखा। दंडिन जिन्होंने 10 कुमार चरितम लिखा है, नरसिंह वर्मन के थे दरबार में ऑब्वियसली। और बाणभट्ट हर्षवर्धन हर्षचरित उन्होंने लिखा हुआ है। जो एक बचा आप लोगों का, कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे भवभूति, ठीक है। तो भवभूति ये याद रखना है। इस पूरे 5 टॉपिक से मुझे लगता है कि हर दूसरे साल कोई ना कोई प्रश्न बन करके आ जाता है। मैं तो कॉलम ये सब चीजें करके, ठीक है। चलिए बताइएगा, भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है? नागर। देखिए वैसे आप करके ऊपर जाएंगे तो नागर शैली है, नॉर्मल बहुत सिंपल डिवीजन बताता हूँ। साउथ में जाएंगे तो द्रविड़ मिल जाती है, लेकिन उड़ीसा इसका एक थोड़ा अपवाद स्वरूप है। नागर मिलती है बेसर, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषता है। लेकिन इसमें सबसे जो हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री है, वो है वहाँ पे उड़ीसा में नागर शैली। वहाँ पे एक्सेप्शंस मौजूद है, वो तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ठीक है, ये नागर शैली का एग्जांपल है। उड़ीसा के मैक्सिमम मंदिर आपके नागर शैली के एग्जांपल है, ठीक है। नहीं जैसे जो लोग ये याद करते हैं ना कि उत्तर के मंदिर नागर है, तो वो सोचेंगे कि उड़ीसा में कहाँ नागर होगा फिर। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। 15 सितंबर को आप लोगों का मॉक टेस्ट होने वाला है।
ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, केवल गोरखपुर में ये टेस्ट ऑफलाइन किया जाएगा, बाकी हर जगह पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लो। अभी तक 600 प्लस लोगों ने रजिस्टर यहाँ पर कर लिया है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, बस कर लो एक बार, ठीक है। उससे आप लोगों को रोल नंबर अलॉट हो जाएगा बस वहाँ पर। चलिए ये हो गया। निशान सर कितने लोग आ सकते हैं टेस्ट देने, आप बताओगे एक आइडिया? तो बहुत यार हो जाएंगे 1000 प्लस। 1000 प्लस तो बहुत और बोला आपने, देना सबको ठीक है, हाँ पेपर कंपल्सरी की है। कोशिश करना, देखो रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जो कोशिश करके पेपर देंगे, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। और चलिए, गोरखपुर वाले तो ऑफलाइन आके चलें, कोई बात आप नहीं है। पूछिए। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, 2 ऑप्शन आंसर करेंगे, सारा टफ क्वेश्चन वहीं से पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। और निशान सर घुस घुस के टफ क्वेश्चन निकाल रहे हैं कहीं निम्नलिखित में से। से किस मुकदमे में भारत सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण के सिद्धांत भाई का बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के, तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा दुनिया में? जब समय खराब होता है तो वही गलत होता है। भारत एक गणतंत्र है, भारत इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब ये होता है, मैं बता देता हूँ आपको। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो इलेक्ट मतलब वंशानुगत नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है ज्यादा लंबे समय तक लिखा गया। पॉइंट ठीक है। सेकेंड नंबर, ठीक है, ये एक बड़े देश की शासन चलाना था तो ज्यादा लंबा लिख दिया गया। सही है। तीसरा, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। सही है। एक ही को सही है, कारण क्या है? मतलब ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। एक ऑप्शन टिक मारना है, सही है नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा, एक बड़े इनमें से देश एक के कारण है, शासन से तो हाँ, पहला बस बड़े देश के शासन से संबंधित है। बस यही, फिर ठीक है। अब बोला इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। आंसर क्या है? ये मारा है, इसने डी मारा है, मतलब ये स्टेटमेंट को सही किया है। इसमें अबे संघ ये तथा राज्य भुआ सरकार फाड़ का के फेंक संविधान देंगे है, हम। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 54 733। मैं देख लेता। ठीक है, सही बोल रहा है। आप चारों ऑप्शन सुने ही नहीं है। नहीं समझ गया मैं, गड़बड़ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होती हैं, इजी क्वेश्चंस का। सुनबे नहीं करवा तो गलत ना करवा, हाँ बढ़ा के चला। अब बतावा, जियोग्राफी बताओ तो बताइए आप सर हमको कि दुशांबे कहाँ की कैपिटल है? स्विट्जरलैंड, नहीं, तंजानिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। बस 2 मिनट सुन, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, स्वीट बर्न कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड हो गया वो आपका, ठीक है। अच्छा, तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा, ठीक है। वो तंज और वो कुछ निशान से लॉजिक दे रहे थे, ठीक है। और क्या आपने पूछा? दुशांबे पूछा आपने। ऑप्शन देंगे क्या एक बार? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताज और हाँ, असल में किर्गिस्तान ऑप्शन में था ही नहीं, मैंने वो जबरदस्ती लेके आया। तो ताजिकिस्तान दुशांबे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया था उसकी जगह पे, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। अब मुझे सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है वो ये बताइए कि ऋतु प्रवास करते हैं जौनसारी, भुक्शा, हारू या भोटिया? अच्छा, जौनसारी वही कम्युनिटी जो बहुविवाह करती है, शायद ये उत्तराखंड में अभी चली गई है। और भूटिया जो है ये आपका ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब ठंडी गर्मी में अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। याद भी बार बस याद करने का तरीका बताता हूँ। आप बताओ उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ हाल ही में भेड़ियों का खूब कहर है? मतलब लगभग 12-13 लोगों को भेड़ियों ने मार दिया है। अभी 2 भेड़ियों ने? हाँ, अभी 2 भेड़े कैप्चर नहीं किया सके, अभी भी 2, 6 थे, 4, मतलब 4 ही को पकड़ा जा तो सका मतलब वो भाग क्या रहे थे क्या वहां से? हाँ वो, और सबसे बड़ी बात है कि 10 किलोमीटर के रेंज में वो कहीं भाग जा रहे हैं। वन विभाग परेशान हो गई है, तो वो थोड़ा सा मतलब भाग रहे हैं, प्रवास कर एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे थोड़ा सा मैच कराना आप लोग। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि सर आप भोटिया भेड़िया को मैच करा रहे हैं, ये सब लॉजिक बस समझने के लिए, पेपर में टिक मारने के लिए। ये जिसको याद हो जाए बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो ऐसे कर ले। आप फिर मुझे ये बताओ, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। लेड का, जिंक का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। आपने पहले ही बोल दिया एल्यूमिनियम, तो सही है। नेक्स्ट बताओ सर कि विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी देश कौन से हैं? ये सुनने पूछते। अरे क्यों नहीं, मैं अपडेट कर लिया हूँ। चलिए आप बता दीजिए, मैंने याद नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर ब्राजील, इंडिया चौथे पे है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना,
ब्राजील, ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, इंडिया चौथे पे। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक में। अब भैया अटलांटिक का अंत बोल दिल होती तो तू घबरा गेल होता। नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज राइट आंसर। संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल है मानिसराम, मासिनराम, जो भी कह लीजिए आप। ये मैं पहले बता दिया क्योंकि आसान था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नहीं पूछेंगे आपसे। आप सिर्फ कथन का क्वेश्चन बताइए कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली सन से और डायरेक्टली आपकी अर्थ से रिटर्न होके जाती है, यहाँ सही बात है। हाँ, सेकेंड है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों से शॉर्ट रेंज वेव आती है आपकी सूरज सन वाली, से, और जो जो जब इधर से पृथ्वी लौट आती है परावर्तित तो होती है वो आपकी है लंबी, तो वो लंबी। फंस जाती है इसी में और वायुमंडल यही में। हाँ, यही कारण है कि वो, ठीक है, निकल नहीं पाती वायुमंडल से बाहर, तो वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसी कारण उमस ज्यादा आपको शाम में लगता है, ठीक है। तो कथन काल की व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, जैसे आसान सा एक क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर का काम। तो ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट आपको, रेज हाँ, हमारी रक्षा, त्वचा की रक्षा करती है या खुद की जीवन की भी रक्षा करती है बेसिकली। आप मुझे जैसे बताओ, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? शुक्र, वीनस। शुक्र है। कई सारे लोग केवल निकटतम दूरी से देखेंगे और बुध मार के निकल लेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी से, ये दिमाग में रखना था इसमें। अब आप पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। चलिए बता दीजिए एक क्वेश्चन बस। आप मुझे बताओ, एक पर्यटन स्थल है कसौली, इस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात? कसौली बहुत फेमस है किसी चीज के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्यों फेमस है। हिमाचल प्रदेश में शायद। एक क्वेश्चन अब और भी ले ही लीजिए फिर। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है? सॉल्ट लेक सिटी में देखा, कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है। वेम्बनाड ले बाकी लोगों को पता भी है, वेम्बनाड आपकी केरला में जाती है। अष्टामुड़ी और वेम्बनाड ये केरला में। बाकी चिल्का के बारे में कल चर्चा किया ही था आपसे। पेन की बैंड बज गई, मेरा हाथ ठीक है, वैसे आप हाथ किए रहिए, लीजिए कुछ है। नोट्स। ज्योग्राफी मैंने पूछ लिया आपसे, पॉलिटी में मैंने आपसे पूछ लिया, इकोनॉमिक्स में एक ही क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे पूछना है, मैं पूछता हूँ तब ना, बताओ किस राजवंश के अंतर्गत, किस डायनेस्टी के अंतर्गत विजारत सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, एट क्लाइमेक्स, अपने सबसे ऊपर काम कर रहा था। विजारत का जो तुगलकों के ड्यूरेशन में, बेसिकली फिरोज के ड्यूरेशन में, फिरोज शाह तुगलक के ड्यूरेशन में विजारत अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचे। तुगलक काल में विजारत केवल सैनिक प्रशासन संबंधित नहीं थे, उन्होंने बाकी बहुत सारी भी एरियाज में कदम धर किया था, पता ना, कभी कभी कुछ लोगों के अच्छे दिन आ जाते हैं, जैसे कि अभी निशान सर के चल रहे हैं। ऑप्शन, चलिए ये बता दीजिए, मैं दो बोलूंगा, उनके आपके राइटर का नाम बताना है, ठीक है, रेडी है? अरे हम कब के तैयार है। तारीख है फिरोज शाही। अरे ऐसे करने पे पता क्या होता है, वीडियो में कुछ बड़ा फूटता है। बताइए आप। तारीख है फिरोज शाही, ऑप्शन देंगे क्या? हाँ, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, तीन ही ऑप्शन दूंगा आपको। हसन निजामी नहीं है, पहला वाला है, पहला वाला जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। अगला मेरा प्रश्न है, तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी तो मिनहाज उस सिराज है ना, मिनहाज उस सिराज का है, याद होगा। पूरा स्याही स्याही हो गया यार आज, खराब दिन आता है जैसे मेरा चल रहा है। चलिए आप बताइए कि मैं आपसे कुछ वो दे रहा हूँ, कुछ काम बता रहा हूँ, बताना कि वो किस पीरियड में हुआ था, किसके ड्यूरेशन में हुआ था, ठीक है। किसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया था? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। फिरोज तुगलक, बलबन। बलबन, बलबन सही आंसर है, वेरी गुड। अच्छा अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, आप बताइए किसने खत्म कर दिया? बताएंगे आप? नहीं, ये चाहिए लोग बताएंगे।
एक मुझे हमको पता है हम नहीं बताएंगे। चलिए मेरा प्रश्न आपसे है कि ये तो हो गया था, आगे बढ़ता हूँ। साइंस का पूरा बचा हुआ है भाई, साइंस आप पूछना स्टार्ट कर सकते हो। आप बोले कुछ काम पूछते हो, ये क्या काम पूछ के पन्ना पलट लिए? वो हो गया, कुछ खास नहीं था, वो था यहाँ पे। अरे तुर्कान चहलगामी को किसने खत्म किया था? तुर्कान चहलगामी को इल्तुतमिश लाया था, बलबन खत्म किया था। बस तो वही कह रहा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसलिए पूछा नहीं मैंने। मुझे पता है ना निशान सर किस में कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन पूछता ढूंढ करके। चलिए आप ये बताइए सर, सड़क ए आजम ये डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? जो नितिन सड़क गडकरी जी का बनाने- नाम मत लीजिएगा। शेर शाह सूरी। शेरशाह सूरी जी। बढ़िया बंदा था, लेकिन कभी कभी बेवकूफी। ग्रांड ट्रंक रोड इसने ही बनवाया था, जीटी रोड। कहा जाता था कि कुछ लोग बेवकूफी में, ये बेवकूफी में खत्म हो गया। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। शेरशाह सूरी ने सड़कों के निर्माण हेतु सड़क ए आजम विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न ये कि जवाबित ये क्या है, पूरा ऑप्शन दे रहा सर। जवाबित क्या है? ऑप्शन है एग्रीकल्चर लॉ है, कृषि संबंधित कानून। सेकंड है स्टेट लॉ, राज्य कानून। थर्ड है हिंदुओं से संबंधित मामले। चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जवाबित क्या है बताइए। देखिए, लॉ है तो सीधी सी बात है, लॉ है, लेकिन ध्यान देना कि अब वो इस्लामिक शासन भले था, कुछ शासकों ने शरीयत पे भी काम किया है, और सच्चाई है कि सबने शरीयत पे काम किया है, लेकिन उनके एक अपने लॉ थे, क्योंकि उनको पता था मेजोरिटी हिंदू है, तो स्टेट लॉ था ये सर। स्टेट लॉ, तो वेरी कानून को गुड। बना के उस पर शासन करा, क्योंकि मेजोरिटी सबको पता था भाई हिंदू है। तो जनरली अकबर के बारे में बदायूं लिखते हैं कि इनका शासन जवाबित पर चलता था, स्टेट लॉ पर चलता था। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि औरंगजेब की लीडरशिप देखना सर, मतलब सबसे कट्टर मुस्लिम शासक रहा है, लेकिन सेनापति उनको पता था वो किसको रखे थे। सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे, अराउंड 33% करीब में। सगोला की संधि बताएंगे आप कब हुआ है? 1750। 1750। क्या हुआ था इस संधि में, मुझे कुछ। वो पेशवा और राजाओं के, मतलब उनके बीच, साहू के बीच में एक वो ट्रीटी हुई थी, मतलब बालाजी के सब में क्या। हाँ चलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन एग्जैक्टली उसमें ये था कि पावर पेशवा के पास चली गई थी। पेशवा, क्वेश्चन एग्जैक्टली है कि एक स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि 1750 ईस्वी तक मराठा किंगडम पेशवा के अधीन, ठीक है, मतलब पेशवा की अध्यक्षता में एक आपका परिसंघ बन गया था। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट रीजन दे रहा है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। द सक्सेसर ऑफ द साहू डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द पेशवास। ये दो स्टेटमेंट है सर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि 1750 में सगोला की संधि हुई थी, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। दरअसल मराठा किंगडम की स्थापना जो है आपको साहू के नेतृत्व में किया गया था, और उस समय पेशवा उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सगोला की संधि के बाद पेशवा की भूमिका बढ़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वेरी गुड। मास्टरली इनएक्टिविटी, निष्क्रियता की नीति, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने लागू किया? देखिए भैया, एक तो तरीका है, आप याद कर जाओ इसको, जिसको नहीं याद हो मैं देखो मैं थोड़ा सा विवादित तरीका बनाता हूँ, मैं इसका भी बना के रखा हूँ। ठीक है, आप वीडियो ब्लॉग करवाओगे सारा जान। तो चलो याद कर जाओ, लॉरेंस, मैंने समझ गया ना जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो लॉरेंस भाई साहब ने क्या किया था कि मैं ट्रिक्स इतना बना रहता हूँ, रबन सर बता नहीं देते, बोलते कि भाई रहने दे। इनका अगर ट्रिक सुन लेंगे ना आप लोग, या तो ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा या तो यही जेल में चले जाएंगे। काम ही क्या, तो मुद्दा ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो मास्टरली इनएक्टिविटी का जो लॉज है, जो नियम था, वो जॉन लॉरेंस ने फॉलो किया था। अफगानिस्तान के संदर्भ में इसको फॉलो किया था, उसके राजा को अपना दोस्त बना दिया था दरअसल। ठीक है, वेरी गुड। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन पोलो मुझे लग रहा है ये चला है आपका हैदराबाद। पुलिस अभियान था, मतलब पुलिस को भेजना पड़ा था, सेना को भेजना पड़ा था। यथावत समझौता हुआ है उसके साथ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया गया था हैदराबाद के साथ। तो ये ऑपरेशन पोलो का वही घटना है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग एक आंसर ये दो कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद किस क्रम में वो भारत में फाइनली शामिल होते गए हैं। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम में जम्मू कश्मीर, आप बाकी दो बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, मैं क्या बोल दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना। हैदराबाद लास्ट है, फिर आप लोग ध्यान से आंसर देना इसका, तब मजा आएगा असली। ठीक है, चलो। राजा हरि सिंह थोड़ी जल्दी कर दिए थे। अरे 1947 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था ना दरअसल जम्मू हाँ। कश्मीर पर,
तो ये सेना की मदद मांगी भारतीय सेना की, तो वायुसेना जो पटेल जी, नेहरू जी थे, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, मैं गलत बोल दिया। ठीक है। हाँ। चलिए, अब आपसे मेरा प्रश्न है सर, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। आत्माराम पांडुरंग और रनाडे जी थे। आत्माराम पांडुरंग। ऑर्डिनेंस, ब्रिटिश पीरियड में ऑर्डिनेंस किस एक्ट के अंतर्गत लेकर के आया गया था? आप चाहो तो बता दो, 1861 में से। 1861 का। ये वेरी गुड, याद तो है सर आपको चीजें। सही। भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, अरोड़ा आसफ अली और उषा मेहता। उषा मेहता। उषा मेहता। अरोड़ा आसफ अली से मैं कंफ्यूज हो गया था बार बार यहाँ पर। चलिए, ये हो गया। आप बताओ, सुभाष चंद्र बोस जी जब अध्यक्षता त्यागते हैं कांग्रेस से, तो उनके बाद अध्यक्ष कौन बनता है? 1939 का ड्यूरेशन है ये। वही अध्यक्ष बनते जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही है। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। दरअसल पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हरा दिया था, उसके बावजूद ये अध्यक्ष नहीं रह पाए थे। तो इन्होंने गांधी जी से टकराव हो गया था एक्चुअली, गांधी जी से के समर्थक मतलब समर्थित कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया हारे नहीं थे, बुरी तरह हारे थे। अच्छा, हमको लगा और था कि- ये मतलब अब गांधी जी के समर्थित कैंडिडेट को हरा देना, तो समझ के बाद फिर अब इसको गांधी जी एक्चुअली ले लेते हैं दिल पे, तो वो एक कांग्रेस की मीटिंग में सहयोग नहीं करते हैं। तो उसके बाद से गांधी जी से जो कि टकराव ना हो, उनको पता था कि गांधी जी का खुश रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने तुरंत रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया सर ने। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? स्थापना किसने की थी? पहला अध्यक्ष कौन था? 2 अलग अलग प्रश्न हैं। 1906 में आगा खान ने, और ढाका के नवाब? और हरियतुल्लाह या सईदुल्लाह कुछ तो थे। ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा, 1907 में इसकी पहली वो होती है, जिसकी अध्यक्षता आगा खां जी करते हैं। ठीक है, आगा खां महोदय करते हैं। मुस्लिम लीग 1940 में जिन्ना करते हैं, उस बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन, लाहौर बहुत अधिवेशन। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। यहीं पे द्विराज सिद्धांत ये पाकिस्तान की संकल्पना लिखी है। प्रश्न मेरा आपसे ये था एक, दरअसल कमेंट सेक्शन से प्रश्न था, मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, चलो वो भी बता दो आप लोग। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कि विरोध किया था? अब थी ही नहीं, मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था, या फिर अरे कलकत्ता तो 1911 में आपका फिर वो स्वदेशी मूवमेंट का करेंगे विरोध, क्योंकि अंग्रेजों ने किया था समर्थन। ऐसे यार ये क्वेश्चन सर, कोई क्वेश्चन सोचना है, अंग्रेजों ने बनवाया था मुस्लिम लीग को ताकि कांग्रेस को डिक्लाइन कर सके। यही रीजन है कि कांग्रेस के अगेंस्ट इसकी नीतियां रहेंगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में केवल 1916 से पटना स्टार्ट हुआ है, 1922 तक, इसके अलावा कभी नहीं। चलिए, मैं आपसे 3 अगस्त बार पूछ रहा हूँ, ठीक है? अगस्त डिक्लेरेशन, मतलब अगस्त घोषणा की बात कर रहा हूँ। अगस्त घोषणा 1917 में आपकी, ठीक है, मॉन्टेग्यू, ठीक है, जिसमें वो बोले थे कि हम मतलब शासन वासन में बाहर ये बन वो करेंगे। जो ही बोले हो। अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव, संकल्प लेते हैं गांधी जी, तो गांधी जी संकल्प स्टार्ट करेंगे। गांधी जी संकल्प लेंगे, रेजोल्यूशन वो दूसरा है। संकल्प लेके स्टार्ट करते कि आज इतना किलोमीटर की पैदल यात्रा नमक कर तोड़ेंगे, तो संकल्प का काम गांधी जी से। संकल्प गांधी जी, वेरी गुड। तो अगस्त प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव मुझे लगता है ये आपका 1940, ये वो ऑप्शन है क्या? लेनिन ने 1940 में एक प्रस्ताव रखा था। 40 में ही था, 40 में। 42 बोल रहे थे। जहाँ तक मैं श्योर, तो डोमिनियन स्टेट का यहाँ पे प्रस्ताव दिया देखो, गया था। लिनलिथगो का ये टर्म्स याद करने का तरीका है, 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारे लगे थे गो गो गो, छोड़ो मतलब गो, ठीक है? तो लिनलिथगो, ये तो इस समय कौन था? तो लिनलिथगो था। मैं हूँ यार, फैक्ट नहीं याद होगा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ इंडिया किसकी पत्रिका है? समाचार पत्र है। हाँ, ये ऑप्शन नहीं था, हमको था कि अबुल कलाम। अबुल कलाम आजाद पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका दादाभाई नौरोजी। ठीक है, दादाभाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया के अच्छा, तो ये फिन्सबरी से चुने गए थे, कहीं और से चुने गए थे? वहीं से चुने गए थे। चलिए, मैं आपसे 2 पत्रिकाएं और पूछ रहा हूँ, एक बंगाली और एक हिंदू। हिंदू बनर्जी जी की है। ओके, और बंगाली? बंगाल ऑप्शन दीजिए। बंगाली बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई थी। चलिए, मराठा आपका पहला तेलुगु, ऑप्शन है इंग्लिश में लिखी बनर्जी, है। दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है जी सुब्रमण्यम गोखले तो अय्यर। सुधारक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर और बनर्जी।
अय्यर को ले लेते हैं फिर। क्या बंगाली? दोनों सर ने उल्टा कर दिया। ठीक है, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर है। सुब्रमण्यम अय्यर, अच्छा। और बंगाली, अरे बंगाली बंगाल के सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र बनर्जी बंगाली, उन्होंने निकाला था। अरे ठीक है, वैसे बनर्जी की बंगाली ब से मिला दे। ये ट्रिक अगर कभी गलत हो गया तो वो कुछ ही गलत करा देगा भाई। इसलिए जो भी ट्रिक बनाइए, ट्रिक ऐसा बनाइए कि वो एक तो आपको याद भी रहे, प्लस हर जगह ट्रिक मत बनाओ। हाँ, कुछ कुछ भाई हाथ भी करता है, सब जगह क्यों मिला तो गड़बड़ आ जाएगा, पता चला माइनस में नंबर आ जाए। चलिए मैं साइंस पर शिफ्ट करता हूँ, हो गई है। ठीक है, साइंस ये बचा है, बाकी सब डिस्कस हो गया। आप साइंस में मुझसे बायो पूछिए, आप मुझसे बायो पूछिए, मैं आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता हूँ। ठीक है, मुझे बायो नहीं याद होता यार, पूछो आप बायो, देखता हूँ मुझे कितना याद है। चलिए कुछ बताइए आप बताइए सर कि जीन थेरेपी का संबंध किससे है? अरे तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता कही है। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए, सॉरी ऑप्शन दीजिए। जीन थेरेपी आनुवांशिक, जीन थेरेपी कोबाल्ट सिस्टी, तो कोबाल्ट सिस्टी का संबंध है कैंसर से। कैंसर उपचार। जीन थेरेपी रोगों की प्राप्ति, काट के अंगुल तारा कर नहीं करेगा। ठीक है, शुष्क बर्फ का कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सर कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तिल्ली यानी स्प्लीन में, अमाशय यानी पैंक्रियाज में, उदर यानी स्टोमच में, यकृत यानी लीवर। देखिए अंग्रेजी बोल, लीवर में विटामिन ए रहता है। आप सर मुझे नेक्स्ट बताओ, वो आप ये बताओ कि ब्यूटेरिक एसिड नींबू, दुर्गंध युक्त मक्खन, दूध और सिरका में कहाँ पाया? दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया था आपका ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड आपका नींबू में, लैक्टिक आपका दूध में, एसिडिक आपका सिरका में। जिसके लिए एसिडिटी बनती है तो लोग कहते हैं सिरका पी लो। अब यही कारण कि नहीं जानते हम। ठीक है, ऐसे तो कहते मिट्टी का तेल ही पी लो। हार्मोन, एंजाइम, फास्फोलिपिड और बहुलक, इनमें से किनका संबंध लाइपेज से और पॉलीथीन से? फिर से ऑप्शन दीजिएगा। हार्मोन, एंजाइम, फास्फोलिपिड और बहुलक। बहुलक मतलब पॉलीमर, पॉलीमर आपका पॉलीथीन हो गया। हाँ, पॉलीमर लाइपिड आपका हो गया एंजाइम, और लाइपिन आपका हो गया एंजाइम। एंजाइम से लाइपेज, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। सर्वदाता वह है जिसका रुधिर होता है। सर्वदाता में यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दो चीजें समझिए। ब्लड जो ग्रुप जो होता है वो होता है A B O, ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें A और B बहुत नॉर्मल है तो इनको तो हटा ही दो। अब बचा आपका O और एक बचा AB। इनमें एक यूनिवर्सल डोनर होगा, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो O क्या है भाई? O डोनर है। ठीक है, वो 0 रुपये उसके पास है लेकिन डोनर है, वो सबको दे सकता है। तो अब ट्रिक है, अब मैं भी ट्रिक बहुत सारे याद किया हूँ, जो बता पा रहा हूँ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो यूनिवर्सल डोनर है, AB आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, और कुछ? विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सिफेरॉल? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में कैल्सिफेरॉल का योगदान होता है। और टॉफी। कैल्सिफेरॉल क्या है? वसा में घुलनशील होता है। रत एक टॉफी याद कर लो बस। मतलब केवल बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी वसा में। हाँ, इसीलिए तो उनका नाम बी और सी है। अब बताइए आप, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि बबल बेबी सिंड्रोम यह पानी में बुलबुले के कारण होता है। नहीं, बबल, हमको तो बबल वर्ड से स्टेटमेंट बना दिया। बता रहे हैं क्या होता है। यह रोग को पानी में बुलबुले से ही ठीक किया सकता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। ये ऑप्शन सही, जब बच्चा रहता है ना उसके बुलबुले बने, तो मतलब अगर आपको भी ऐसा देखे तो समझिए बबल बेबी सिंड्रोम हो गया, बेबी को बबल सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट आप बताइए सर, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। मतलब गड़बड़ होता है। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग, मलेरिया, पीत ज्वर या डेंगू? प्लेग। ठीक है, प्लेग का संबंध नहीं है। बाकी पीत ज्वर यानी येलो फीवर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, सिंकोना की छाल से मलेरिया आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, कुकरेल जीव नहीं,
कुकरेल कुकरेल नहीं भाई, कुकरेल कोई और नाम है यार। कुनेट कुनेट, हाँ। नहीं भाई। कुकरेल तो नाइट सफारी है। बताइए कहाँ पर है आप लोग, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। जीव अंतःक्षेपक होता है। इंग्लिश थोड़ा बोली भाई, हमको भी नहीं समझ में आ रहा इतना तो हिंदी। अ बायोजेक्टर इज, अच्छा बायोजेक्टर की बात करें, ठीक है हाँ। वो अंग्रेजी बोल के हमारे बेइज्जती नहीं करो भाई। HIV प्रतिरक्षण सिरिंज, नहीं, जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, अ बायोप्लास्टिक इंजेक्टर, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपक, अ पेनलेस निडल इंजेक्टर। यही होता है। गड़बड़ा देना चाहता सुनने गिला, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। अरे हाँ यार, जो सुइया नहीं पता वेदना कहाँ सुई जी वाह। अब पेनलेस निडललेस इंजेक्टर, समझे? ये तो मैं पढ़ के क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो भी मार देता ठीक है, सुई नहीं है तो दर्द नहीं होगा। चलिए चलिए मैं सर, पूछता मेरा हूँ हो गया, आपसे, मैं साइंस पूछता सब पूछ दिया हूँ, मैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताओ, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? इन ह्यूमन आई लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म्ड इनटू न्यूरल इम्पल्सेस एट, मतलब स्नायु उद्वेगों में कहाँ पर परिवर्तित होती है मनुष्य की आंखों में? रेटिना। रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है और सब उल्टी बनती है। उल्टी बनती है। कोई बोला था कि वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कोई कमेंट किया था कि कहीं देखे होता है, पता नहीं, उल्टी बनती है इतना याद कर लो भाई। उल्टी, हाँ मतलब इतना तो मैंने याद किया था, उल्टी है। उनका था कि लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में, ये उल्टा वो बोल रहे थे और हम लोग उल्टा समझते कि ऊपर नीचे। ओके। लेकिन अभी यार देखो हम लोग का हमें बायोलॉजी नहीं पढ़े कभी तो यार बायोलॉजी नहीं है, मतलब बायोलॉजी ये है। तो हाँ वैसे बायोलॉजी है ये, ठीक है। लेंस में आएगा लेकिन बायोलॉजी है। तो उल्टा दिमाग में रखो। पार्सेक किसकी यूनिट है? पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ दूरी, ठीक है, वेरी गुड। खगोलीय खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग इससे। अब मैं बताओ, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दीजिए। हाँ, विंड की स्पीड, यही है सर, प्रेशर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। यही है सर, विंड स्पीड। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि विंड का डायरेक्शन किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, क्योंकि उसका भी नाम एग्जाम में पूछा हुआ है। एनीमोमीटर तो वही हो रहा है ना, वायु की चाल, विंड स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। एनीमोमीटर ही विंड का डायरेक्शन भी तो दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो एनीमोमीटर है आपका, ये हो गया, वेरी गुड। चलो एक बता दो सर आप, टेक्योमीटर, ये टेक्योमीटर वायुयान का साथ वेग नापता ना, नाव की चाल, वायुयान की स्पीड नापता है, ठीक है, वेरी गुड। द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार्स सफर इंटरनल कोलैप्स, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से कई ग्रसित बार हो आ जाते चुका हैं। है सर, ये लोग बताएं कई बार। चलिए। चंद्रशेखर है ना? हाँ चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न और पूछने वाला था यहीं पर चंद्रशेखर के संदर्भ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहीं इंसान से मैंने आपसे बड़ा डिस्कस किया था चंद्रशेखर सीमा, तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा था। चलिए ठीक है, कुछ 4.33 वाला क्या समथिंग। नहीं चलिए ठीक है, अभी बार अब देखा जाएगा, जब कभी सामने आएगा दोबारा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप बताओ कि स्टेनलेस स्टील में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिंक और कॉपर, नहीं नहीं नहीं, लोहा निकिल, क्रोमियम, क्रोमियम निकल प्रयोग होता है, क्रोमियम से ज़्यादा प्रयोग होता है। अच्छा ध्यान रखना, ठीक है, निकल प्रयोग होता है, कोई दिक्कत वो नहीं। क्या हम लोग कल पढ़े थे, जिंक और कॉपर या something, कुछ तो था वो, ब्रास। क्रॉस था। चलिए आप मुझे बताइए, हो गया मेरा भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितना ड्यूरेशन हो गया हम लोग का? अरे 1 घंटा हो गया भाई क्लास। चलिए तो आज की सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप सब लोग ओपन टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन जरूर करना, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। गोरखपुर में ऑफलाइन हो रहा है, बाकी जगह ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। और अभी आज आप लोगों का करीब तारीख है 6 तारीख, ठीक है। 15 तारीख तक आप लोगों के पास 9 दिन का अराउंड समय है। आप चाहो तो बढ़िया से जो सब कुछ रिवाइज कर लो, सब कुछ रिवाइज कर लो, ठीक है। 9 दिन का टाइम बहुत होता है भाई। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।